यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के विषय में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। जब किसी देश के विभिन्न कोटि के नागरिकों के बीच एक राष्ट्र के अस्तित्व की चेतना आ जाती है तथा वे राष्ट्र की राजनीतिक एकता और स्वतंत्रता के विषय में चैतन्य हो जाते हैं तो इसे राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। राष्ट्रवाद का उदय एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। विश्व के इतिहास में 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी को राष्ट्रवाद का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो आइए अब भारत के राष्ट्रवाद के विषय में बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना था। इसने भारतीय इतिहास की धारा को न केवल मोड़ा बल्कि अंततः भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराया। भारत में राष्ट्रवाद के अनेक कारण थे। आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे, इसके पीछे अनेक कारण थे, लेकिन आइए कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण के बारे में जानते हैं जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। पहला कारण जो था वह था धार्मिक कारण। विश्व के अधिकांश देशों के राष्ट्रीय जागरण के पीछे धार्मिक कारण का हाथ रहा है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि पर ही राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारत में 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार की लहर तोड़ पड़ी थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि अनेक धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का रूप बदल दिया। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के दिमाग से अंधकार को दूर कर उनमें तर्क बुद्धि को जन्म दिया। इसके चलते भारतवासियों में आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। उन्हें अपने प्राचीन गौरव और गरिमा का ज्ञान हुआ। उनमें आत्मविश्वास की भावना जगी। पहली बार उनमें पाश्चात्य सभ्यता की तुलना में अपनी सभ्यता की श्रेष्ठता के भाव जागृत हुए। इस प्रकार राष्ट्रीयता के बीज धार्मिक आंदोलन में ही अंकुरित हुए। महात्मा गांधी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महान अग्रदूत माने जाते हैं, ने भी धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को अन्य किसी भी कार्यक्रम से अधिक महत्व दिया था। ये दूसरा कारण के विषय में बात करते हैं। दूसरा कारण जो था वह था अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई जातीय विभेद की नीति। ब्रिटिश शासकों ने जातीय विभेद की जो नीति अपनाई, इसने भारतीयों की क्रोधाग्नि में ईंधन का कार्य किया। 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद जातीय विभेद की नीति और तीव्र हो गई। अंग्रेज़ों ने भारतीयों से संपर्क समाप्त कर दिया। वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। वे भारतीयों को अपमान और घृणा की दृष्टि से देखते थे। वे भारतीयों से केवल दफ्तर में ही मिलते थे। उनके निवास स्थान भारतीयों के निवास स्थान से बिल्कुल अलग बनने लगे। वे भारतीयों को ऐसा जंतु समझते थे जो आधा वनमानुष और आधा निग्रो था। भारतीयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। उनमें से सबसे पहला प्रतिबंध यह था कि वे रेल के प्रथम श्रेणी या उस डिब्बे में जिसमें अंग्रेज़ सफ़र कर रहे हों बैठ नहीं सकते थे। यूरोपियन क्लबों में नहीं जा सकते थे। अंग्रेज़ों के मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। समान अपराध के लिए भारतीयों की तुलना में अंग्रेज़ों को कम सज़ा मिलती थी। अंग्रेज़ों की इस जातीय विभेद की नीति ने भारतीयों में उनके प्रति घृणा का भाव जागृत कर दिया। फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, जो राष्ट्रवाद के उदय की भावना को और मजबूत बनाती है। तीसरा कारण जो था वह था
पाश्चात्य विचारों तथा शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य विचारों तथा शिक्षा प्रणाली का भारत की राष्ट्रीय चेतना के विकास में गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की स्थापना करने तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति को समाप्त करके भारतीयों में एक ऐसे वर्ग को निर्मित करना था जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय होंगे, लेकिन रुचि, अभिरुचि, विचार, अभिव्यक्ति तथा बुद्धि से अंग्रेज होगा। इस नीति के प्रवर्तक मैकाले का विचार था कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के द्वारा भारत में ब्रिटिश कार्यालयों के लिए कम वेतन पर कर्मचारी प्राप्त होंगे, लेकिन इस पाश्चात्य शिक्षा का एक अन्य परिणाम भी हुआ जिसकी कल्पना अंग्रेज प्रशासकों द्वारा भी नहीं की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों का संबंध मिल्टन, शैली, रूसो, वॉल्टेयर इत्यादि से स्थापित कर दिया। इससे शिक्षित भारतीय वर्ग में राष्ट्रीयता, समानता, स्वतंत्रता, स्वशासन तथा आत्मगौरव की भावनाओं का विकास हुआ। उन्होंने विभिन्न देशों के स्वतंत्रता संघर्ष का भी अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम तथा इटली के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करके भारत में भी स्वशासी तथा प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग शुरू कर दी। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अंग्रेजी भाषा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने सभी प्रांतों को जोड़ दिया और आपसी वार्ता के लिए एक सामान्य आधार प्रस्तुत किया। अब विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय एक दूसरे के निकट आए, वार्ता कर सके और एक सामान्य कार्यक्रम बना सकें। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा ने विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले भारतीयों को संवाद की एकता प्रदान की। भारतीयों में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि भारत एक राष्ट्र है और उसे स्वाधीनता प्राप्त करने का अधिकार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान भारत में भी संसदीय संस्थाओं को स्थापित किया जाना आवश्यक था। 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तब विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों ने अंग्रेजी के माध्यम से ही विचार विमर्श किया था और उनकी मांगों पर पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव था। चौथा कारण था समाचार पत्रों का प्रभाव। राष्ट्रीय जागरण की भावना को प्रसारित करने में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों ने काफ़ी योगदान दिया। इनमें हिंदू, इंडियन मिरर, अमृत प्रचार पत्रिका, बंगाली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन समाचार पत्रों ने स्वदेश प्रेम का प्रचार किया तथा राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास किया। इस दिशा में दीनबंधु मित्र, ईश्वर चंद्र, बंकिम चंद्र, जितेंद्र लाल आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। भारतीय समाचार पत्रों के साथ साथ देसी साहित्य ने भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। इन पत्रों ने भारतीयों को विदेशी शासन के अवगुण से परिचित करवाया तथा उनके मन में विदेशी शासन के प्रति असंतोष पैदा करने का कार्य किया। उदाहरण स्वरूप बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ तथा वंदे मातरम गीत ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की लहर को प्रभावित किया। पांचवा कारण जो था वह था भारत का आर्थिक शोषण। भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति में अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने योगदान किया। उन्होंने केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा की और भारतीय हितों की पूर्ण उपेक्षा की। उनका उद्देश्य भारत को अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार मात्र बनाना था और अपने कारखानों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त करना था। इसके फलस्वरूप भारत में निर्धनता तथा भुखमरी फैल गई और भारतीय व्यापार, कृषि उद्योग समाप्त हो गए। अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत से कच्चा माल प्राप्त करना, भारत को केवल बाजार समझना थी। स्वतंत्र व्यापार के नाम पर भारतीय बाजारों को ब्रिटिश
वस्तुओं से पाट दिया गया। इससे भारत अंग्रेजों के लिए केवल शोषण का एक उपनिवेश मात्र रह गया। अंग्रेजों की राजस्व प्रणाली आर्थिक शोषण का दूसरा तरीका था। जनता पर अधिकतम करों का बोझ डाल दिया गया। इन करों से प्राप्त धन को वे अधिकारियों के ऊंचे वेतन, भत्ते, पेंशन के रूप में इंग्लैंड ले जाते थे। इन तरीकों से भारत का शोषण किया जा गया और भारत निर्धन होता गया। इस आर्थिक शोषण ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया और उन्हें स्पष्ट हो गया कि वे ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाकर ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। वैसे तो भारत में राष्ट्रवाद के अनेक कारण थे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और अंतिम कारण को देख लेते हैं। एक अंतिम कारण था सरकारी नौकरियों में अन्यायपूर्ण तथा भेदभाव की नीति। 1833 ईस्वी के अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया था कि भारतीय तथा यूरोपियनों के बीच बिना किसी भेदभाव को बरतते हुए योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया द्वारा इस घोषणा की पुष्टि भी की गई, परंतु इस नीति को व्यवहार में शायद ही कभी लाया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति ने अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया कि उस उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भारतीयों की अंग्रेजों के प्रति जो निष्ठा थी वह संदेहात्मक थी। प्रतियोगी परीक्षाओं का भी क्रम ऐसा था कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बिल्कुल असंभव थी। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था तथा परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। फलतः प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले भारतीयों की संख्या यूं ही कम थी। इसके बावजूद अगर कोई भारतीय सफल होता तो किसी न किसी बहाने उसे नौकरी से छांट दिया जाता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा अरविंद घोष इनके उदाहरण हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश सरकार की भेदभाव नीति के ही शिकार हुए। परीक्षा में सफल होने के बावजूद भी कम उम्र तथा असफल घुड़सवारी के आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं की गई। लॉर्ड लीटन के समय इन नौकरियों के लिए प्रवेश की जो उम्र थी वह 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देने का उद्देश्य भी भारतीयों को उच्च सरकारी पदों से वंचित रखना ही था। भारतीय राष्ट्रवादियों तथा समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के इस भेदभाव के रवैये का घोर विरोध किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ब्रिटिश अन्याय का विरोध करने के लिए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और सारे देश का भ्रमण किया। इससे भी राष्ट्रवाद की भावना को और बल मिला। हमने जिन कारणों पर चर्चा किया, इन्हीं सब कारणों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास क्रमिक गति से तत्कालीनिक परिस्थितियों में ही छुपा हुआ था। वह परिस्थितियाँ थी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि। इसी भावना के उदय के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ और भारत को विदेशी सत्ता से स्वतंत्रता मिली और अंततः हमें 1947 में आज़ादी मिली।